अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को इस वबा से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स के बारे में पढ़ रहे थे कि बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो जिनकी वजह से हम जिनको इस्तेमाल करते हुए या जिनसे गुज़रते हुए हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने फ़र्स्ट जो है वो रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था कि किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जांचना कि ये किस टाइप की जो है ये प्रॉब्लम है, किसी वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी बैक्टीरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी पैरासाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना हो। तो ये सबसे पहले जांचना, उसके बाद उसको ऑब्ज़र्वेशन में लाना, ऑब्ज़र्व करना कि ये किस तरह की जो है वो डिज़ीज़ क्रिएट करता है, किस हमारी बॉडी पार्ट पे जाके ये इफ़ेक्ट करता है और ये किस तरह हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करना और इसका जो इफ़ेक्ट है, इसके सिम्टम्स क्या हैं हमारी बॉडी के ऊपर। और अगर हम किसी और जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म पे इसको हम देखते हैं तो फिर इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या वैसे ही आएंगे, हर इंसान पे वैसे एक तरह के ही सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम देखेंगे, ये ऑब्जर्वेशंस हैं डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो हमने आज पढ़ना था, वहाँ से फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब है कोई हाइपोथेसिस बनाना, तैयार करना, कोई मफरूज़ा जो है वो तैयार करना, कोई मफरूज़ा बनाना। अब यहाँ पर मफरूज़ा क्या है? मफरूज़ा इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हमारी माइंड में एक जो स्टेटमेंट बन जाती है उसको हम मफरूज़ा कहते हैं। वो टेंटेटिव ख्याली जो है वो आइडिया होता है हमारे माइंड में सारी ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसकी बात करते हैं कि जी फ़्लू की बात कर रहे हैं कि ये फ़्लू जो है ये हमारी कह लें कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको अफेक्ट करता है, ये वायरस से होता है। ठीक है, हमने इसके बारे में एक स्टेटमेंट बना ली कि ये वायरस से होता है और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह सपोज़ हम ये भी कह सकते हैं, एक और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं कि ये जो है ये ट्रांसमिट हुआ है कि जब मौसम चेंज होता है तब ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये एक स्टेटमेंट बन गई। सेकंड ये स्टेटमेंट हम बना सकते हैं कि जब हम किसी बंदे को अगर फ़्लू हुआ हो, हम उसकी जो है वो यूज्ड चीज़ को हम यूज़ कर लें। सपोज़ उसने किसी बोतल में पानी पिया है तो उसी बोतल में हम पानी पिएंगे तो हमें भी ये चांसेस हैं कि फ़्लू हमारी बॉडी में भी मींस ये वायरस जो है इन्फ्लुएंज़ा का हमारी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाए और हमें भी फ़्लू हो जाए। ठीक है, इस तरह की ये ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए चंद स्टेटमेंट्स बनाना ख्याल की बेस पे कि आपके माइंड में जो जो ख्याल आते जाएं वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिख देना, उस एक्सप्लेन कर देना इन ऑब्जर्वेशंस को, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन जो है वो हम डिफरेंट ज़राए से इकट्ठी करते हैं। हम खुद से देखते हैं, हमारी खुद से ऑब्जर्वेशन होती है, या हम उससे रिलेटेड कोई पहले से जो बुक्स हैं या कोई जर्नल्स हैं उनको पढ़ते हैं, उसमें से हमें कोई क्लूज़ मिलते हैं, ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। ये डिफरेंट जो है ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं और उनके बारे में स्टेटमेंट बनाने को क्या हम कहेंगे? हाइपोथेसिस। ठीक है जी, अब वो एक्सप्लेनेशन हमारी टेंटेटिव होनी चाहिए, मींस ख्याल के बेस पे होनी चाहिए कि जैसे मेरा ख्याल है कि ये फ़्लू जो है ये ट्रांसफ़र हुआ है को आपने उसका जो है वो यूज्ड बोतल को आपने यूज़ किया है, मेरे ख्याल में आपने जो है उससे हाथ मिलाया है, उसकी वजह से फ़्लू ट्रांसफ़र हुआ है। मेरे ख्याल में कि जी आप किसी ऐसे गंदी जगह पर गए हैं जहाँ पर वो गंदा पानी था, वहाँ से आपको फ़्लू हुआ। ये डिफरेंट जो है ये मफरूज़े हम बना रहे हैं, डिफरेंट हाइपोथेसिस बना रहे हैं। इसको कहते हैं टेंटेटिव आइडियाज़। ठीक है, मींस कि आप अपने ख्याल के मुताबिक जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसलिए इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं
हाइपोथेसिस को। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है जी, मींस के टेंटेटिव जो है ख्याली एक्सप्लेनेशन जो है आप किसकी एक्सप्लेनेशन जो आपने ऑब्जर्व की है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस। ठीक है जी, उसके बाद इसकी हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियत होती है कि किस तरह की जो है हाइपोथेसिस होनी चाहिए। उसमें हमारे पास फर्स्ट वन है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। बिल्कुल जनरल सिंपल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए कि जी वो फलां बंदा वहाँ गया, उसके बाद जो है वो उससे मिला, फिर उससे मिला, तो इस तरह उसे फ्लू हुआ। ये इतनी लंबी चौड़ी जो है इसमें या इसमें कॉम्प्लेक्स इतना नहीं होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए कि ये फ़लाँ बंदा जो है उसके साथ मिला तो इसको मेरा ख्याल है कि तब इसे फ्लू हुआ। ये जो है फ़लाँ गंदे एरिए में गया, वहाँ से जो पानी था वहाँ से वो पानी पिया तो तब इसे फ्लू हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल और जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया मीन्स के ख्याली आइडिया होना चाहिए कि आपके माइंड में जो डिफरेंट आइडियाज़ आएँ, ये सारे आइडियाज़ जो डिफरेंट आएंगे उस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए सारे के सारे हाइपोथेसिस होंगे। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, कि ये जो हम आइडिया हमारे माइंड में आ रहा है ये एग्री होना चाहिए अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के साथ, कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की हैं उनसे रिलेट मिलता जुलता हो। ये ना हो कि हमारे माइंड में आइडिया हो कि यार ये दुबई गया था तो तब इसे हुआ था तो आज जो है वो इसे शो हो रहा है। ठीक है, मीन्स के दुबई वो गया हो सपोज साल पहले और आप कह रहे हो कि जी वो वहाँ गया था तो उस वक्त से इसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ और अब शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आइडिया जो है ये फजूल है, ये उससे अवेलेबल ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। अगेन वही बात है कि सिंपल जो है हम इसको आइडिया को रखेंगे और सादा से वर्डिंग में हम इसको जो है वो बयान करेंगे। इस तरह की जो है हाइपोथेसिस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल। और इसमें हमारे पास ये दो राय होनी चाहिए कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो हमने सोच लिया है, जो हमारा माइंड में आइडिया आया है वो हमेशा सही ही हो। ठीक है, अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया है। जब हम टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो तब अगर ये ठीक होगा तो फिर हम इसके बारे में कह सकेंगे ये जो हमारा आइडिया ये वाला था, हमने 5 आइडिया जो है वो फार्मूलेट किए थे। ठीक है, उनमें से ये वाला जो आइडिया है ये हमारा टेस्ट हुआ और ये करेक्ट हुआ, इसकी वजह से जो है वो फ्लू फैला है। ठीक है, तो ये इस तरह कहते हैं कि हम इसको ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसको हम टेस्ट भी कर सकें, और टेस्ट करने के बाद ज़रूरी नहीं कि वो 100% सही हो, हर वक्त हम उसे जो आइडिया आया था वो उसे हम सही कह सकें, बल्कि वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस तरह, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और डिसप्रूव भी कर सकते हैं, फॉल्स भी कैसे गलत भी हो सकता है। ये नहीं हम कहेंगे कि भाई ये मेरा आइडिया था, ये तो 100% ऑथेंटिक था, ये गलत हो ही नहीं सकता, तो ऐसा इसमें नहीं है पॉसिबिलिटी। ठीक है, इस तरह का आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद है जी, इसमें ये जो जब हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं उस वक्त क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट, यूज़ रीजनिंग टू फार्मुलेट हाइपोथेसिस। मींस के कोई रीजनिंग, अपनी थिंकिंग जो है, अपनी सोच जो है, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं इस आइडिया को बनाने के लिए। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाने के लिए। ज़ाहिर है जब आपके पास दिमाग होगा तभी आप उन ऑब्जर्वेशंस को देखकर उसके बाद उसके बारे में जो है वो स्टेटमेंट क्रिएट कर सकोगे कि ये यार फ़लाँ गंदे एरिए में गया था, वहाँ से इसने पानी पिया तब इसे ट्रांसफ़र हुआ, ये फ्लू का प्रॉब्लम है। ये अगर आप सपोज आप इतना नहीं सोच पा रहे तो आप ये कहोगे जी ये हो सकता है अमेरिका से आया हो, उन्होंने ये जो है भेजा हो। ठीक है, ये डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो कि उससे रिलेटेड नहीं करते जो आपने ऑब्जर्व किए। उसके बाद केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज़ नेसेसरी फॉर फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मींस के क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दे सको कि ये ऐसे जो है कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, कैसे जो है हमारी बॉडी तक आया। ठीक है, इस तरह आप क्रिएट कर सको कोई भी बात। उसके बाद है जी डिडक्शंस।
डिडक्शंस होता है कि ये डिफरेंट जो आइडियाज़ हमारे माइंड में आए हैं उनको डिडक्ट करना, उनकी काट छांट करना। उसमें से एक, सपोज़ हमारे माइंड में 5 आइडियाज़ आए थे जिसको हमने हाइपोथेसिस कहा, उनमें से एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसने, सपोज़ वो एक सेलेक्ट हमने किया कि अगर इसने किसी ऐसे बंदे का पानी पिया हो जिसको फ्लू था, तब इसको ये फ्लू का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इफ़ एंड देन की लॉजिक जो है हम इसमें डिडक्शन में यूज़ करते हैं कि अगर इफ़ यहाँ पर है, अगर देन है कि फिर इसको हो सकता है। अगर इसने उस जो है या फिर हम कह सकते हैं अगर ये वो गंदे एरिए पे गया है, वहाँ से इसने पानी पिया है, तब इसको फ्लू हो सकेगा। ठीक है, ये हम उस ये डिफरेंट हाइपोथेसिस बने थे, किसी एक को हमने सेलेक्ट किया और उसको हमने इफ़ एंड देन की लॉजिक में जो है वो ऐड करके तो हमने ये प्रपोज किया कि अगर इसने ये पानी पिया है किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो तब इसे फ्लू हुए। ठीक है, देन इसे फ्लू हुए। तो इसके बाद ये डिडक्शंस के बाद हम जो है इसका कह लें कि करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वाकई ही ट्राई करके देखते हैं कि किसी बंदे को इन्फेक्टेड। अब कैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक्सपेरिमेंट अब ये हम देखेंगे कोई हेल्दी पर्सन लेंगे जिसको फ्लू नहीं है ऑलरेडी। अब हम वो हेल्दी पर्सन को उस इन्फेक्टेड पर्सन का जो है वो पानी पिलाएंगे जिसने इन्फेक्टेड पर्सन ने वो पानी पिया हो। देन हम उस हेल्दी पर्सन को पानी पिलाएंगे, फिर देखेंगे क्या वो हेल्दी पर्सन जो है उसको फ्लू हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो तब ये हमारा जो है एक्सपेरिमेंट होगा और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे अगर तो ये करेक्ट होगा, देन हमें कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो ठीक है। ठीक है, वो फॉल्स नहीं है, वो करेक्ट है, प्रूव हो गई है। फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या वाकई ही ये बात ठीक है। ठीक है, सपोज़ अगर हम दूसरी हाइपोथेसिस लेते थे कि अगर ये फ़लाँ जगह पर गया, उधर जाकर इसने वो गंदा पानी पिया जिसकी वजह से इसको फ्लू हुआ, अगर हमने ये हाइपोथेसिस ली थी तो इसकी डिडक्शंस बनाएंगे कि अगर वहाँ गया तो फिर इसको होना चाहिए। ठीक है, होगा, फिर इसको हुआ होगा। ठीक है, होना चाहिए नहीं, फिर इसको हुआ होगा। अगर इसने वहाँ जाकर वो गंदा पानी पिया तो फिर हुआ होगा। अगर हमने दूसरी ये हाइपोथेसिस को सिलेक्ट किया था तो इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम हेल्दी पर्सन को वहाँ पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर ले जाने के बाद जो है वो हम उसको पिलाएंगे, पानी वो पिलाएंगे वहाँ का जो है वो पानी गंदा जो पानी होगा। तो उसके बाद देखेंगे कि क्या इसको फ्लू होता है या नहीं। अगर तो फ्लू हो गया तो इट्स मीन ये हमारी हाइपोथेसिस जो है उसको हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर फ्लू नहीं होगा तो ये हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, हम दोबारा से हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। क्यों बेसिक स्टेप है? क्योंकि इसी ने ही हमारे जो डिफरेंट आइडियाज़ हमारे माइंड में आए हैं कि किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हमारे तक ट्रांसफ़र हुई, किस तरह हमारे बॉडी में ये जो है ट्रांसमिट हुई। ये सारे आइडियाज़ हमने इस एक्सपेरिमेंट के साथ वेरीफाई करने हैं। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो वो सारे आइडियाज़ रहेंगे, हम किसी बात पे अथेंटिसिटी के साथ कोई बात हम नहीं कह पाएंगे कि ये वाकई ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है। ठीक है जी। सेकंड है इट परफॉर्म टू सी इफ़ हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट। बिल्कुल हम एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं कि देखने के लिए हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है वो ठीक है या गलत है। नेक्स्ट है द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। बिल्कुल अगर कोई इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर वो जो है वो ठीक होगा हाइपोथेसिस तो हम उसको प्रूव करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको मान लेंगे कि ये वाकई हमारा हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद जो हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होगा उसको हम फर्दर जो है इम्पोर्टेंट उसकी कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, वो वैलिडिटी उसकी फर्दर करेंगे। ठीक है, उसके बारे में मज़ीद 2-4 जो है एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, कि देखने के लिए कि क्या वाकई ये करेक्ट है। ठीक, एक एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया, उसके बाद फिर हम 3-4 एक्सपेरिमेंट और कर लेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये ठीक है, वैलिडिटी या कोई इसमें पर्सनल एरर तो नहीं आया, किसी वर्किंग करने के दौरान कोई एरर तो नहीं आ गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया।
उसके बाद नेक्स्ट है जी समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट को बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हो कि सपोज़ हमने एक जो है वो ये फ्लू वाला इन्फेक्टेड पर्सन का पानी जो है वो किसी दूसरे को पिलाया, 10 बंदों को पिलाया, उनमें से 9 को जो है वो हुआ, एक बच गया, एक को ये फ्लू नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या थी? ठीक है, ये हम रिज़ल्ट बनाएंगे कि वो एक बच गया, वो सारा उसके बारे में बताएंगे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी जिसकी वजह से वो बच गया, ठीक है, या उसको ऑलरेडी फ्लू था, ये सारा हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये रिज़ल्ट हमने बताना है। क्वांटिटेटिव डाटा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 10 बंदे लिए थे, उसमें से 9 को हुआ और एक जो है उसको फ्लू नहीं हुआ, ये हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होगा। Biologist also uses statistical एनालिसिस टू ड्रा कंक्लूजन। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेते हैं, मींस रेशोज़ वगैरह लेते हैं उनके बारे में कि अब 10 अगर हमने पर्सन लिए थे, 5 को हुआ, 5 को नहीं हुआ, तो ये रेशो कौन सी बनी? 1:1 की बनी, मींस आधों को हुआ, आधों को नहीं हुआ। ठीक है, सपोज़ अगर आप 2 बंदे लेते हो तो एक को हुआ, एक को नहीं हुआ, ये 1:1 बनी। ठीक है जी, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम करेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, हम जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है इसको रिपोर्ट करेंगे, इसको नशर करेंगे। वो डिफरेंट्स हमारे पास नशर करने के मेथड है। हम इसको जो है वो साइंटिफिक जर्नल्स में जो है साइंस जर्नल्स जो हैं उनमें ये शाया करवाएंगे, बुक्स में लिखवाएंगे, या कोई हमारी नेशनल या इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वहाँ पर सेमिनार्स होंगे, उधर बताएंगे, या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होंगे, वहाँ पर हम बता सकते हैं कि जी हमने इस चीज़ पर के ऊपर टेस्ट किया है और हमारा रिज़ल्ट ये आया है। तो इससे हमें पता चला कि फ़्लू जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है जी। उसके बाद इट एसेंशियल बिकॉज, ये रिपोर्टिंग करना क्यों ज़रूरी है? इट एसेंशियल बिकॉज इट अलाउज अदर्स टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, मीन्स कि अगर आप अपना ये रिपोर्ट करते हो, दूसरे लोगों तक आपका ये इन्फॉर्मेशन जाती है, तो इस तरह लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व आउट कर सकेंगे। ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास जो है एक नोट है जिसमें हम कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स ये है हमारे पास कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास ऑलरेडी कोई कंट्रोल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल लाइन मैं सिंपल आपको ऐसे बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लड की जो है वो रिपोर्ट करवाते हैं, किसी लैब से रिपोर्ट करवाते हैं, शुगर की रिपोर्ट कराते हैं, जिसको उस पेशेंट की रिपोर्ट करते हैं जिसको डायबिटीज़ है। ठीक है, अब हम सपोज़ करते हैं कि ब्लड में शुगर लेवल जो है वो सपोज़ किया कि वो 40 ml होना चाहिए। ठीक है, अब आपने शुगर की रिपोर्ट करवाई वहाँ से, तो वो आपका ब्लड में शुगर लेवल जो है, ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है कि ब्लड की जो है वो शुगर लेवल, ब्लड में शुगर लेवल 40 ml होना चाहिए पर 100 ml में। ठीक है, तो जब आपने टेस्ट करवाया तो शुगर का लेवल आया आपके पास 30 ml पर 100 ml में। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चला कि नॉर्मल वैल्यू से ये कम है या ज़्यादा है। ठीक, एक्सपेरिमेंट करवाने के बाद हमें पता चला कि हमारी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल वैल्यू से कम है या ज़्यादा। ये हमारा है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। मींस कि यहाँ पर जो हमने नॉर्मल वैल्यू बताई थी कि 40 ml होना चाहिए, वो हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। और जो हम यहाँ पर प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट है, वो हमारा ये है कि जो हमने आया है हमारा, सपोज़ शुगर लो थी तो वो 30 ml आएगा, अगर शुगर हाई होगी तो वो 50 ml आएगा या इससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस तरह ये हमारा जो है ये कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स है कि हम कोई भी कंट्रोल जो है एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए, जिसके साथ हम टेस्ट होने वाले एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई कर सकें कि ये वाला जो है इससे कितना इसका डिफरेंस है, जो ऑलरेडी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है उससे टेस्ट होने वाले एक्सपेरिमेंट के कितना डिफरेंस आ रहा है, वो कम है या ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट हमारा था बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स। इसके बाद नेक्स्ट हम मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे हमने मलेरिया जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, एक इशू था, उसको कैसे सोल्व आउट किया बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने बच्चे अच्छी तरह ध्यान से समझ लेना है। वो बहुत ईजी होगा जब हम मलेरिया को एक डिस्कस करेंगे इसके बाद इसी से रिलेटेड, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।